आज हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। 1801 में यंग ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रदर्शित किया। इस एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस ये है कि उस समय न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को हाइगन की वेव थ्योरी से अधिक मान्यता प्राप्त थी, किंतु इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को समझाने के लिए यंग ने हाइगन की वेव थ्योरी का यूज किया और रिजल्ट बिल्कुल सही प्राप्त हुए, जिससे कि यंग हाइगन की वेव थ्योरी को न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से अधिक मान्यता प्राप्त हुई। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पिन होल लिया जिससे कि सूर्य का प्रकाश अंदर आता था। कुछ दूरी पर दो पिन होल्स जो इस सोर्स से समान दूरी पर स्थित है लिए गए, जिससे जो ये स्क्रीन है उस पर उन्हें ब्राइट और डार्क स्पॉट्स प्राप्त हुए। इनको समझाने के लिए इस पैटर्न को समझाने के लिए उन्होंने हाइगन की वेव थ्योरी का प्रयोग किया और वो उस थ्योरी की मदद से उसे पूर्ण रूप से समझाने में सफल हुए। वर्तमान में जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें यहाँ पिन होल की जगह हम स्लिट लेते हैं। एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसमें एक स्लिट बना लेते हैं। स्लिट के बाएं और लेफ्ट साइड में एक सोर्स लेते हैं, लाइट सोर्स है। ये इस तरह से कार्डबोर्ड रखा है कि आधा तो स्क्रीन के ऊपर है और आधा स्क्रीन के नीचे है। मतलब स्लिट जो है वो आधी स्क्रीन के ऊपर है और आधी स्क्रीन के पीछे है। इस कारण से आपको ये पिन होल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने स्लिट ली है, जिससे वेव फ्रंट हाइगन की थ्योरी का यूज किया था उन्होंने। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए इस कारण से ये जो हमारा चूंकि स्लिट है, तो स्लिट सोर्स है, इसलिए जो वेव फ्रंट होगा वो बेलनाकार होगा, सिलिंड्रिकल होगा। ये जो रेड से हमने ड्रॉ किया है, ये क्रस्ट है, और ये ब्लैक से जो ड्रॉ किया है ट्रफ है। मतलब क्रस्ट ये श्रृंग को प्रदर्शित कर रहा है और ये गर्त को प्रदर्शित कर रहा है। हमने बात की थी कि जो वेव फ्रंट होता है, तरंगाग्र होता है, उस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में होता है। तो इस पर जो कण है वो श्रृंग पर उपस्थित है और ये ब्लैक लाइन से गर्त पे उपस्थित है। तो इस तरह से ये वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ रहा है। जब ये एक कार्डबोर्ड लिया है जिसमें फिर दो स्लिट है, इस तरह से कि आधी स्लिट स्क्रीन के ऊपर है और आधी स्लिट स्क्रीन के नीचे है। अब ये तो यहाँ पर हमने हाइगन की थ्योरी के अनुसार, चूंकि हर जो इस पर उपस्थित वेव फ्रंट पे उपस्थित हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है और एक नए सोर्स की तरह से कार्य करता है। इस तरह से S1 और S2 एक नए सोर्स की तरह से कार्य करेंगे और यहाँ से फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वही जो रेड लाइन से है वो तो क्रस्ट को दिखा रहे हैं और ये ट्रफ को, श्रृंग को और गर्त को। तो ये S1 और S2 से जो तरंगाग्र है वो आगे की ओर बढ़ता है। आपको लग रहा होगा कि ये गोलाकार है, लेकिन चूंकि
स्लिट से बेलनाकार ही वेव फ्रंट प्राप्त होता है, लेकिन आधा जो अगर बेलनाकार है तो आधा तो स्क्रीन से ऊपर है, आधा स्क्रीन से नीचे है, तो ये आपको गोलाकार दिखाई दे रहा है। तो हम बात कर रहे थे S1 और S2 से ये वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर S1 से आगे की ओर बढ़ने वाला वेव फ्रंट और S2 से आगे की ओर बढ़ने वाला वेव फ्रंट एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं। ये इस तरह से ये तो S2 से आगे की ओर बढ़ने वाला वेव फ्रंट है और ये S1 से आगे की ओर बढ़ने वाला वेव फ्रंट है। तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इन बिंदुओं पर, जैसे ये बीच की बिंदु है, यहाँ पर जो या तो ये श्रृंग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं या फिर गर्त। ये पूरी एक जो लाइन से हमने निरूपित कर रखा है, इसमें आप देख रहे हैं कि या तो श्रृंग एक दूसरे पर अध्यारोपित है या गर्त वाले एक दूसरे पे अध्यारोपित है। यहाँ तो हमने बात की थी पिछले वाले वीडियो में कि यदि पार्टिकल पर यदि दो वेव्स दो डिस्टरबेंसेस एक ही पार्टिकल पर से होकर गुजर रही हैं, तो उनका जो पार्टिकल का रिजल्टेंट जो डिस्टरबेंस होगा, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उन दोनों डिस्टरबेंसेस के वेक्टर सम होता है। तो चूंकि यहाँ पर या तो श्रृंग है या गर्त है, मतलब दोनों डिस्टरबेंसेस जो S1 से और S2 से जो दोनों डिस्टरबेंसेस प्राप्त हो रहे हैं, वो एक ही दिशा में या तो श्रृंग है या गर्त है। तो एक का डिस्टरबेंस E1 और दूसरे का E2, तो दोनों डिस्टरबेंस का वेक्टर सम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। क्योंकि एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ेंगे, और चूंकि ये एक ही सोर्स से प्राप्त हो रही हैं, दो सोर्स S1 S2, तो स्पष्ट है कि इनका जो तरंगे होंगी उनका आयाम समान होगा, मतलब E1 और E2 समान होंगे। तो ये दोनों ही या तो ट्वाइस E1 या ट्वाइस E2, मतलब यहाँ पर जो प्रकाश है वो बढ़ जाएगा ट्वाइस। तो स्क्रीन पर जब आप ये पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राइट स्पॉट, यदि यहाँ चूंकि यंग ने स्पिन होल लिया था तो उन्होंने यहाँ स्पॉट प्राप्त किया, लेकिन हमने फ्रिंज ली है तो यहाँ पर हमें हम यहाँ स्लिट ली है, तो इस कारण से यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पर जो अध्यारोपण होना है उसकी बात करें तो आप देख रहे हैं कि इन पोजीशंस पर या तो ये डार्क और रेड, ब्लैक और रेड अध्यारोपित हो रहे हैं। ब्लैक रेड यानी क्रस्ट और ट्रफ दोनों अध्यारोपित हो रहे हैं। इस पूरी लाइन पे आप देख सकते हैं क्रस्ट और ट्रफ, ये क्रस्ट और ट्रफ, ब्लैक और रेड है ना। क्रस्ट और ट्रफ पूरी लाइन, ये जो लाइन से शो कर रहे हैं, तो ये रेड और ब्लैक, तो ये क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं। मतलब क्रस्ट और ट्रफ मतलब कि जो पार्टिकल पर जो S1 S2 से जो डिस्टरबेंस प्राप्त हो रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। इस तरह से क्रस्ट है और ट्रफ है, तो एक का जो डायरेक्शन है वो ऊपर है और दूसरे की डायरेक्शन नीचे। तो क्रस्ट और ट्रफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और चूंकि E1 E2 बराबर है तो यहाँ 0, तो बिल्कुल डार्कनेस होगी। अगर E1 और E2 बराबर नहीं होते तो रोशनी तो यहाँ लाइट मिलती, लेकिन बहुत कम होती। यदि E1 E2 लगभग बराबर है तो काफी कम होती। यदि E1 E2 बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर बिल्कुल बराबर है E1 E2, चूंकि एक ही सोर्स से दो सोर्स प्राप्त किए गए हैं, तो इस कारण से ये यहाँ ये E1 माइनस E2
0 होगा, E1 E2 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ कंप्लीट आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। वैसे ही आप फिर यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ फिर ये या तो क्रस्ट क्रस्ट अध्यारोपित हो रहे हैं या ट्रफ ट्रफ अध्यारोपित हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। वही स्थिति इधर होगी। तो आप देख रहे हैं सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज के दोनों ओर डार्क फ्रिंज मिलेंगी, फिर दोनों ओर ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी। इस तरह से ऑल्टरनेट आपको डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज मिलती जाएंगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिल रहा है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का। तो ये जो पैटर्न है ये इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है, और ये जो फिनोमिना है वो इंटरफेरेंस कहलाता है। इंटरफेरेंस डिटेल में हम आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान में देनी है के लिए है कि यंग ने जो एक्सपेरिमेंट यंग के जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने दो अलग सेपरेट सोर्स नहीं लिए हैं, बल्कि एक ही सोर्स से दो सोर्स प्राप्त किए हैं। ये इस तरह के सोर्स, जो एक सोर्स से दो सोर्स प्राप्त होते हैं, ये कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। यदि हम बिल्कुल दो अलग सेपरेट सोर्स ले लें, तो हमें ये पैटर्न प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, ये पैटर्न हमें प्राप्त नहीं होगा। इस तो इस तरह का पैटर्न क्यों हमें प्राप्त नहीं होता है, और ये कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, और इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने के लिए इनकी क्या आवश्यकता होती है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।